Morning to all of you. I hope I'm audible and visible to online students also. मॉक टेस्ट दिया कल 14 था 13 था कल 14 था गोइंग वेल चलो गुड आपका मेरा कॉन्वर्सेशन कल हम लोग पब्लिक फाइनेंस के अंदर यूनिट नंबर 4 पे बात कर रहे थे। यूनिट नंबर 4 में लिमिटेशंस पे बात रह गई थी आपकी मेरी, जहाँ तक मुझे ध्यान है। एम आई करेक्ट सर? लिमिटेशंस जो थे, लिमिटेशंस के अंदर हम बात कर रहे थे लैग की। एक तो लिमिटेशन सबसे बड़ा ये रहता है कि पब्लिक फाइनेंस में मतलब आपका मेरा कि हर चीज इमीडिएटली नहीं हो पाती है जैसा हम करना चाहते हैं। तो उसमें चार प्रकार के लैग थे, इफ यू रिमेंबर। रिकग्निशन लैग, डिसीजन लैग, implementation lag and impact lag. Recognition means agreeing that there is a problem. Second is making a policy and taking a decision that there is a problem, implementing that and then having an impact of that. देखो, हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं। फिस्कल पॉलिसी कोई इंजेक्शन नहीं है जो रात भर में असर करेगी। आज गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन सिस्टम, इसको अगर आपको चेंज भी करना है तो पहले तो आपको, अब जैसे वो पॉपकॉर्न वाला इशू था आप लोगों का भी, सोशल मीडिया पे हल्ला मचा दिया उन्होंने कि पॉपकॉर्न में कैरामलाइज हो गया, वो मीठा हो गया तो उसका रेट चेंज होना चाहिए, बिकॉज स्वीट का रेट अलग है और सॉल्टी का रेट अलग है। तो अब वो पॉपकॉर्न कैरामलाइज कर दिया तो उनका क्या था कि क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है। इसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है अपने पास। मैरिको करके एक कंपनी जो पैराशूट का तेल बनाती है, पैराशूट हेयर ऑयल, वो हम सब बालों में लगाते, ब्लू कलर की बॉटल। नहाने के बाद शरीर पे तेल लगाते, बालों में तेल लगाते। कभी उस बॉटल को देखना, उसमें नीचे लिखा रहता है 100% प्योर कुकिंग ऑयल। उस पर कुकिंग ऑयल लिखा होता है। कुकिंग ऑयल इसलिए लिखा रहता है क्योंकि कुकिंग ऑयल का रेट ऑफ टैक्स कम है। और वो जाके कोर्ट में हमेशा यही बोलता है, हर बार जब उसके पीछे पड़ते बोलते हैं आप देख लो, खाना बनाने के लिए परफेक्ट है ये, मैं कुकिंग ऑयल बेच रहा हूँ, सामने वाला शरीर पे लगा रहा है, बाल में लगा रहा है, मेरी क्या गलती है। दिस इज अ ट्रू थिंग पैराशूट की। तो अब आप समझो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को पहले मानना, उस पर निर्णय लेना, उसको लागू करना और उसका प्रभाव देखना, ये चार लैग्स होते हैं जनरली। अब क्या होता है, रिसेशन, तेजी मंदी, अब जैसे कल शेयर मार्केट 1200 पॉइंट ऊपर है तो तेजी मंदी के कारण अब रातों रात आप पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने अगर हाईवे बनाने का डिसीजन लिया हुआ है, इंदौर में एक बॉम्बे और दिल्ली के बीच का हाईवे बन रहा है मोदी गवर्नमेंट के पिछले 8 6 7 साल से। वो बॉम्बे दिल्ली की जो 24 घंटे की जर्नी है उसे 12 14 घंटे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर इसमें बीच में मंदी आ गई, कोविड आ गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर दूसरी जगह हो गया, तो क्या मैं बीच में रोक दूं ये सब कुछ? सो देर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो साइकिल से इम्पैक्ट नहीं होते हैं। सो देर आर प्रॉब्लम्स। फिजिकल पॉलिसी इमीडिएटली कैन नॉट बी चेंज्ड ओवरनाइट। सो वन, देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लैग, जिसमें चार प्रकार के लैग थे: रिकग्निशन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट लैग। उसके बाद इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आप प्रोजेक्ट भी नहीं कर सकते इमीडिएटली कि कब आ रहा है, वो तो हो जाने के बाद पता चलता कि ये इन्फ्लेशन का दौर था। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सातों प्रॉब्लम्स को एक बार सामने देखो जरा मेरे, कहीं कोई दिक्कत है इन सातों पॉइंट्स में? फटाफट देख के फिर आगे बढ़े।
और ओके, सेवेंथ पॉइंट, deficit financing will increase the purchasing power of people, but in developing countries the supply may not increase accordingly, leading to inflation beyond control. देखो deficit financing में what will happen? In deficit financing the problem is you will print more currency notes, but more currency notes does not mean equal distribution of income also. पैसा एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करने का ये मतलब थोड़ी ना सबको बराबर बट रही है. रिच विल बिकम मोर रिचर, पुअर विल बिकम मोर पुअरर, एंड देन देयर विल बी एन इन्फ्लेशन विच विल बी बियॉन्ड कंट्रोल. जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, ये सब बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर ऐसा बहुत बार हो चुका है कि वो एक्स्ट्रा करेंसी नोट प्रिंट कर देते गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए, इतने ज्यादा प्रिंट कर देते कि मनी की वैल्यू ही खत्म हो जाती है. सो दैट इज द सेवेंथ पॉइंट. पढ़ा. इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और था, क्राउडिंग आउट इफेक्ट. ये भी एक एमसीक्यू बन जाता है, आया होगा मेरे ख्याल से एक आध बार आपके प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं. वर्ड क्या है? क्राउडिंग आउट. क्राउडिंग आउट मतलब दूसरी चीज को ओवरटेक कर लेना. सर दूसरी चीज को ओवरटेक कर लेना मतलब क्या होता है? वो crowding out means when your private expenditure is happening and the government expenditure happens to such an extent that private expenditure says हमारी जरूरत ही क्या है, सब काम तो जब सरकार कर ही रही है. So when public expenditure overtakes the efficiency of private expenditure and private expenditure becomes lesser as compared to public expenditure. So it does not, तो होता क्या अल्टीमेटली गवर्नमेंट चाहती क्या, हम खर्चा करें फिर इकोनॉमी चले, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर बोलता जब सब यही कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आप सोच के देखो, कई स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ पीपल को आज की तारीख में अनाज भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, महीने के पैसे और दे रहे हैं करीबी का, और आपको रोजगार की गारंटी भी दे रहे हैं, आपके स्कूल की फीस भी पे कर रहे हैं, आपको साइकिल भी मिल रही है. तो थोड़े दिनों बाद लोग बोलेंगे जब सब फ्री बिजली भी दे रहे हैं, तो सरकार बोलती, फिर लोग बोलते हैं एक काम करो सब इन्हीं सरकार ही करे, तो सरकार को ही करने दो, हम क्यों करें फिर इन सब चीजों के लिए. सो दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट. पढ़ के देखो. when money from the private sector is crowded out by public sector. डन. क्राउडिंग आउट इफेक्ट किया. हेलो. करेक्ट. तो ये आकर आपका मेरा पब्लिक फाइनेंस कंप्लीट हो गया, यूनिट नंबर 4. कुछ पूछना है? वेज एंड मीन्स एडवांसेस तो मनी थ्योरी में है बेटा. हाँ करेक्ट. यही आप मनी थ्योरी के नोट्स निकालो बेटा अपने. मनी थ्योरी के नोट्स निकालो और उसका लास्ट यूनिट जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला है. हाँ, WAMA, वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस वही है. आरबीआई जब टेम्पररली पैसा देती शॉर्ट टर्म बेसिस पे गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स मीट करने के लिए, उसी को WAMA, वेज एंड मीन्स एडवांसेस बोलते हैं. वामा. कारण है ना, वो पब्लिक फाइनेंस मॉनेटरी पॉलिसी दोनों में बैठ सकता है. उधार देने वाला कौन है? आरबीआई. लेने वाला कौन है? गवर्नमेंट. काय के लिए ले रही है? खर्चे के लिए ले रही है.
वही है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस वामा। सॉरी। वो भाई साहब यूनिट 3 है बजट का, तो करना है वो तो अभी। वन, 1 करा था, 2 करा था, 4 करा था, और मैंने बोला था कि इसके बाद बजट जल्दी समझ में आता है इसलिए थर्ड करेंगे। कमाल करते हो पांडे जी। यूनिट 3 तुम लोगों ने मेरे साथ नोट्स दिए थे मैंने, या नहीं दिए थे तुमको? मॉड्यूल से ही करा है ना अपन ने यूनिट 3। आइए, ये यूनिट 3 के अंदर अपन कुछ स्पेसिफिक बातें सीखें। ये ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग था। उसमें बजट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो, बजट के जो रेवेन्यूज हैं वो, और बजट के अंदर एक्सपेंडिचर के अंदर कैपिटल रेवेन्यू दो कैटेगरी है, और रेवेन्यू के अंदर भी कैपिटल रेवेन्यू और मतलब कैपिटल नेचर का रेवेन्यू एंड रिसीट्स, सॉरी, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, दोनों को अपन जब साथ में देखेंगे तो इसमें आपको मेरे को पता चला था कि जो इसके अंदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की बात हुई थी। बजट, एक मिनट पहले बजट मेकिंग प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। हु प्रिपेयर्स द बजट? फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई? फाइनेंस मिनिस्ट्री। एंड ऑन इट्स ओन या कंसल्टेशन विद नीति आयोग? व्हाट इज द पावर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग कैन मेक चेंजेस इन द बजट और ओनली गिव recommendations? Only give recommendations, correct. Okay, so budget, basically budget is not mentioned in constitution. The word mentioned is annual financial statements, and annual financial statements has 3 steps. Number 1, preparation of the budget, presentation of the budget, and execution. बजट बनाना, प्रेजेंट करना और लागू करना। नाउ इट्स डन ऑन 1 February, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। रेलवे बजट इज नो मोर अ सेपरेट बजट, इट्स अ पार्ट ऑफ द मेन बजट नाउ डेज। Now, what happens is basically the budget speech which is given is into 3 parts, part A and part B. Part A is more about macroeconomic data, and part B is about the taxation and the funding and the borrowing by the government. Yes or no? So, part A is macroeconomic situation of the country and budget estimates for the next financial year. Part B, progress the government has made on various developmental measures, the direction, future policies. Correct? Sir, there are different funds. The overall receipt account of the country is called Consolidated Fund of India. All the taxes go into Consolidated Fund of India. One. Second, contingency fund. Contingency fund is under the control of whom? Government or the president? प्रेसिडेंट। ये बेसिकली प्रिकॉशनरी मोटिव वाला पैसा है एक तरीके से, जो हम लोगों ने सीखा है कंट्री के हिसाब से। So precautionary motive money is like when the house is not in function, मतलब लोकसभा राज्यसभा नहीं, and something happens. So the president of the India has got the powers to issue funds out of the contingency fund for those crisis and emergency situation, and afterwards it is the duty of the government to refill that amount and maintain the contingency fund again. And the president does not require any permission for this. अच्छा, salaries of the judiciary and the top level bureaucrats are approved by the parliament or directly charged to the budget? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, जजेस वगैरह जितने भी हैं और हाईएस्ट पोजीशंस के जो लोग हैं, उनकी सैलरीज को संसद से अनुमति लेना पड़ती है, डायरेक्ट वो पे की जाती है और चार्ज की जाती है। करेक्ट, वो चार्ज पे की जाती हैं। एंड देन सेकेंडली इज पब्लिक अकाउंट। इन पब्लिक अकाउंट व्हाट हैपेंस, इज इट
गवर्नमेंट मनी और पब्लिक्स मनी फॉर विच द गवर्नमेंट इज ओनली द केयर टेकर। सर इसमें वो आपका स्मॉल स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना और वो सब जो चीज़ों में आप पैसे डालते हो ना गवर्नमेंट की योजनाओं में, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, तो गवर्नमेंट इज यूजिंग योर मनी बट एज एंड व्हेन यू वांट दे विल गिव इट बैक टू यू। पढ़ के देखो, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड। मैंने कुछ अंडरलाइन किया हुआ था, आपको करवाया भी था ये सब अंडरलाइन, देख लो जरा फटाफट। स्टेटमेंट्स अंडर एफआरबीएम एक्ट। ऋषिका, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट मतलब इकोनॉमी की पोजीशन क्या है वो, एंड सेकेंड इज मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। अब इनका मतलब ये रहता है कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट करके एक एक्ट है जिसके अंदर ये कहा गया है कि आप घाटे को अनलिमिटेड नहीं कर सकते, घाटे को बढ़ाने की लिमिट आपके पास नहीं है। ये कानून बना है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। मैंने क्लास में बताया था, हम लोग इलेक्शन ईयर में सरकार इतना कुछ लुटा देती है पब्लिक पे कि आगे आने वाली इस गवर्नमेंट को परेशानी होती है। इस बार ये परेशानी बीजेपी की गले की हड्डी बन चुकी है। हर बार बहनाओं को पैसे देने के बाद लड़की बहन योजना महाराष्ट्र में भी लिया है वो लोग, लाडली बहना यहाँ पे भी लेके आए हैं। अब इसी के बेसिस पे दिल्ली में भी वो लोग अनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने दिल्ली की योजना को ही कैंसिल कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल बोलता आप लोग कर रहे हो तो ठीक है, मैं कर रहा हूं तो तकलीफ है। शुरू उसी ने करा है ये सब कुछ फ्री 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 वाला। नाउ because that you cannot take the deficit beyond a certain limit, so therefore there is a law, fiscal responsibility and budget management, that's the name of the law। ये मैंने क्लास में नोट करवाया है आपको कि एफआरबीएम एक्ट है। अंडर द एफआरबीएम एक्ट ये दो आपको देने पड़ते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी, मतलब आप आने वाले समय में कैसे करोगे। जैसे अभी सब जने फ्री पैसा बांटने की बात कर रहे हैं लेकिन कोई भी ये सवाल का जवाब नहीं दे रहा है कि ये पैसे आएंगे कहाँ से। तो वही सब चीजें वो मांगते हैं कानून के अंदर। आई होप ऋषिका मैंने समझा पाया आपको बेटा, क्योंकि इन दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में इससे ज्यादा डिटेलिंग है नहीं अपने मॉड्यूल में।
है क्या? हम्म, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपको ये बताया था कि एमसीक्यूज बनते हैं, यहाँ पर आप लिखते गए थे मेरे साथ, है ना? अच्छा, कैन द फाइनेंस बिल हैज टू बी पास्ड बाय राज्य सभा विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ इंट्रोडक्शन? 75 days, एंड दे कैन नॉट से नो टू दिस बिल. And every specific purpose there might be grants, so demand for grants will be there and they will be discussed and decided, but at the end of the day all the grants will be taken together and decided once and for all, and that process is called guillotine. Hello, ये दिख रहा है देखो. रेलवे बजट वगैरह 17-18 से सब मर्ज हो गए हैं, उसके बाद से नहीं रहने रहे लगते आजकल. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के अंदर अपन जब बात कर रहे थे तो डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है. पहले तीन डायरेक्ट टैक्स है, उसमें वेल्थ टैक्स तो एक्चुअल एक्चुअल में आजकल लगता ही नहीं है. इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी सबसे बड़ा है, फिर कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है. कस्टम और एक्साइज ड्यूटी अभी भी लागू है. एक्साइज ड्यूटी लगती है ना अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट्स, इन सब चीज़ों पे, पेट्रोल डीजल पे लगती है अभी भी. नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या क्या आते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंटरेस्ट रिसीट्स है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी चीज गवर्नमेंट को पास ऑन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे शेयर्स किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है. तो बेसिकली एज अ शेयर होल्डर प्रॉफिट पे मेरा हक है कि नहीं है? तो वो पास ऑन कर देते गवर्नमेंट को. इस पे भी हल्ला मचा चुके हैं हमारे देश में. अगर मैं शेयर होल्डर हूँ और उधर आरबीआई को प्रॉफिट हो रहा, तो शेयर होल्डर होने के नाते मेरा हक है ना. तो बोलते आरबीआई का खजाना खाली कर दिया. ऐसी ऐसी बातें करते हैं. जो जलेबी की फैक्ट्री लगाते हैं. कैपिटल रिसीट्स के अंदर आया था. हाँ, ये एक छोटा सा एमसीक्यू बनता है अदर रिसीट्स के अंदर. देखो, नॉन डेट receipts include recoveries of loans given by the government to public sector enterprise. नॉन डेट रिसीट का मतलब ऐसा पैसा जो आपको लॉन्ग टर्म का मिला है लेकिन उसके कारण कुछ वापस आपको रीपे नहीं करना है, उधारी नहीं बन रही है उससे. नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स. ये छोटा सा ये पैराग्राफ पढ़ के देख लो, देखो कहीं दिक्कत जा रही है क्या आपको?
सॉरी, कम अगेन। डाइवेस्टमेंट, अपने खुद के शेयर से अब गवर्नमेंट बेचती है अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, जैसे मारुति हो गई, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गए, तो कुल मिला के वो अपने उनके इन्वेस्टमेंट्स है, वो शेयर्स उन्होंने पब्लिक को दे दिए, तो पब्लिक ने जो पैसा दिया तो मैंने इन्वेस्टमेंट बेची ना, मेरी घर की संपत्ति बेची मतलब। डन सर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के लिए यू हैव समथिंग कॉल्ड फाइनेंस कमीशन। हेलो। ओके। Public expenditure management is a process that allow governments to be fiscally responsible, and public expenditure program can be having a large impact. मतलब आप सरकार बिना, सेल्स टैक्स आता है ना रिया, पर सेल्स टैक्स हट गया है आज की तारीख में। आजकल जीएसटी है, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट रेवेन्यू में सेल्स टैक्स आएगा, बट सेल्स टैक्स हट चुका है अब गवर्नमेंट रेवेन्यू है, मतलब वो जीएसटी में है वो। हम्म। इसके बाद हम्म, फिर आता है पब्लिक डेट मैनेजमेंट। पब्लिक डेट मैनेजमेंट इज व्हाट यू नीड टू। अच्छा, डू यू थिंक गवर्नमेंट विल रीपे द होल मनी सम डे? सबका उधार चुकता कर देगी या चलता रहेगा ये? सो टू रीपे द ओल्ड वन दे समटाइम्स में बोरो अ न्यू वन। हाउ डू दे बोरो? सो दे बोरो बाय इशूइंग बॉन्ड्स, दे बोरो फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट्स, फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज। Yes or no? So, what is the basic purpose of public debt management? That you get the credit, you get the money at the lowest possible cost, and you ensure liquidity in the economy. Correct? And debt can be taken by two types: internal debt and external debt. External debt is from IMF, World Bank, and other organizations outside the country, and internal debt is in two ways: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिंग इशूड एंड स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स मींस वही सरकार के खातों में जो पैसे जमा है, पीपीएफ हो गया, और अपना दूसरी चीजें हो गई, वो सब उसमें काउंट होता है। नीचे देखो लिखा है डेट, डेट सर्विसिंग और डेट सस्टेनेबिलिटी, ये दो पे मैंने एमसीक्यू मार्क करा था, आप देखो जरा। दोनों एमसीक्यू देखे? हेलो। डन। ओके। अच्छा, पब्लिक डेट मैनेजमेंट के लिए तीन इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीजन, and Reserve Bank of India. So RBI will take care of domestic marketable debt, dated securities, treasury bill and cash management bills. Ministry of Finance will take care of external debt,
दुनिया से बाहर से पैसे लेने हो सरकारों से तो वो ले डिसाइड करेंगे. एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट डिवीजन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अदर लायबिलिटीज सच एज स्मॉल सेविंग डिपॉजिट रिजर्व फंड्स. हेलो. इसके अंदर क्या ध्यान देना है आपको मेरे को कि एक डिपार्टमेंट, डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. सो देर आर 2 3 4 थिंग्स. नंबर वन, फर्स्ट, RBI act as a debt manager for marketable internal debt. बराबर. ट्रेजरी बिल्स आर इशूड फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. हाँ, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड टू मोबिलाइज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. हाँ. एंड डेटेड सिक्योरिटीज आर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म, डेटेड सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म. और बिटिया उसी के नीचे वो WA में भी लिखा हुआ है, देखो आप. What is the biggest risk associated with external debt? Is it payment of principal, payment of interest, or the currency fluctuation? करेंसी फ्लक्चुएशन. अच्छा, हम दूसरे कंपनीज, जो दुनिया भर की कंपनीज है, उनसे गवर्नमेंट उधार लेती है क्या? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल उधार लेती है. ध्यान रखना, गवर्नमेंट किसी कंपनी से नहीं लेती, नहीं तो बहुत अजीब हो जाएगा दुनिया में कि XYZ लिमिटेड ने भारत को उधार दिया. बताया सब था बेटा, रिवाइज ही तो करा रहा हूँ. ये छोटा सा अगर आपका ध्यान होगा तो आपने ऐसा बना भी रखा होगा. 2014 में $1 लाख ले लिया आपने 76 से, तो 24 में आप जब पे करो तो 84 हो जाता है वो. तो आपको इंटरेस्ट भी देना और साथ साथ करेंसी फ्लक्चुएशन का भी पेमेंट करना रहेगा. फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 2003, जो मैंने बताया था. FRBM 2003 में है. एंड पब्लिक डेट मैनेजमेंट, तो IDMD क्या होगा? इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. और PDMC मीन्स पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, क्रिएटेड इन 2016. What is the main objective? That we should get appropriate money at a very reasonable cost. Hello. रिया, ये क्वेश्चन पूरा लिखो जो आप पूछना चाह रही हो. इसमें ऑप्शन दो ही दे रही हो, कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपैंडिंग. अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज बेचने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की या RBI की? RBI ने क्या चालू करा उसके लिए? GSEC तो बोलते हैं, पर वो फैसिलिटी क्या है जो तुम में डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज करते हैं? हाँ, रिटेल डायरेक्ट. करेक्ट, रिटेल डायरेक्ट. और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को शॉर्ट फॉर्म में GSEC बोला जाता है. उसके बाद बैलेंस बजट पे बात हो गई, कैपिटल रिसीट हो गई, रेवेन्यू रिसीट हो गई, डेफिसिट रहा हुआ था बस. अरे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल डेट तो रेगुलरली रिपोर्ट होता है हर साल. तो कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सपेंडिंग के बाद जब बोथ और नन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब लग रहा है. बिकॉज एक्सटर्नल डेट रेगुलरली रिपोर्ट होता है बिटिया. कहाँ से आया है? बेसिकली क्या होता है बेटा, आपका मेरा जो डेट लिया हुआ है ना, वो डेट हम जैसे, अब अगर मैंने कुछ $1 करोड़ ले रखे हैं IMF एंड वर्ल्ड बैंक से, तो हर साल मैं उसको डिस्प्ले करके दिखाता रहता हूँ. और हर साल जब डिस्प्ले कराता हूँ तो उसके रेट पे करूंगा, तो उसको मैं कॉन्ट्रैक्टिंग द डेट नहीं बोलता और एक्सपेंडिंग भी नहीं बोलता हूँ. एक्सपेंडिंग मतलब जब मैं डेट बढ़ा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब जब मैंने लिया था.
एक होती है रिपोर्टिंग द डेट, तो रिपोर्टिंग में आएगा वो तो। एक बार फिर से देख लेता हूँ एक्सटर्नल डेट को लेके इन्होंने इसमें कुछ कहा है क्या। मॉड्यूल में तो नहीं मिला मेरे को ऐसा कुछ। ये देख बेटा, एक्सटर्नल डेट को लेके इतना ही लिखा है उसने। क्वेश्चन में एक ऑप्शन और होना चाहिए, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग क्या होती है? अब जैसे मेरा कोई पुराना लोन चल रहा है, वो आज अगर $1 70 में लिया हुआ था और आज 80 है, तो मैं मेरा एक्सटर्नल डेट 80 के हिसाब से बताऊंगा, एज ऑन डेट के हिसाब से बेटा। ये हो गया। टाइप्स ऑफ बजट तो पता है, कैपिटल, रेवेन्यू, ये तो अपनी बात हो गई। डेफिसिट्स की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात करूं तो कौन सा डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंसेस की बात करूं तो कैपिटल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट जोड़ूं तो क्या बनेगा? बजट डेफिसिट। अब बजट डेफिसिट के बाद उसमें मैं क्या जोड़ूं जो फिजिकल डेफिसिट आएगा? सर बोरोइंग का इंपैक्ट हटा के आया ना? पढ़ो। ये दोनों मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था। मैंने जो फिजिकल वाले 2 मॉक टेस्ट लिए, दोनों में था। When the government's non-borrowed capital, non-borrowed receipts fall short of its entire expenditure, it has to borrow money from public to meet the shortfall. The excess of total expenditure over total receipts excluding borrowing during a given fiscal year is called. What does this mean? हम्म ये अच्छा, रेवेन्यू डेफिसिट एंड कैपिटल डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट। सर बिल्कुल नहीं। मैंने लिखवाया था, हाथ से लिखा हुआ आप लोगों के पास। डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। मतलब मैंने 100 का खर्चा करा और मेरी रिसीट कैपिटल और रेवेन्यू मिलाकर है 60, तो 40 मेरा फिजिकल डेफिसिट है। उस 40 की पूर्ति मैंने कैसे करी? बोरोइंग से। तो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट वो दिखाता है कि एक्चुअल में देश चलाने में आपको कितना घाटा हुआ है। तो फिजिकल डेफिसिट उस साल के एक्शंस का लॉस दिखाता है आपको, फिर उसको आप कवर करते हो बोरोइंग्स के थ्रू। अच्छा, डेफिसिट होना बुरी बात है या डेफिसिट रेवेन्यू नेचर का हो तो ज्यादा बुरी बात है? और डेफिसिट अगर कैपिटल नेचर के कारण है तो वो सर साइक्लिकल है, क्योंकि उससे कैपेसिटी बिल्ड हुई है कंट्री की, कंट्री बाद में उस चीज को कवर कर लेती है। प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। एक और नया आया प्राइमरी डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट निकला, और फिजिकल डेफिसिट में से ये भी निकाल के बताओ अब
कि ये ब्याज कितना दिया है तुमने इसमें। तो जब मैंने ब्याज दिया हुआ है तो वो हटाऊंगा तो मुझे एक्चुअल में पता चलेगा कि मेरे ऑपरेशंस के कारण ऑपरेशंस के कारण क्या नुकसान किया है मैंने। क्योंकि ब्याज तो क्या पुरानी इतनी बोरोइंग है तो उसका भी तो ब्याज चुका रहे हो। मैंने आपको वो 1 रुपी दिखाया था ऐसा, कितना आ रहा है और कितना। सर करीबन 20 से 28 पैसे हर 1 रुपए में बोरोइंग होती है और 20 से 28 पैसे हमारा ब्याज भी चला जाता है। यस और नो? आउटकम बजट ये क्या चीज होती है? सर आउटकम बजट मतलब आप जब दिखाते हो कि हमने जिस जिस जगह खर्चा करा है उससे हमें क्या क्या अचीव हुआ है। जैसे अगर आप आउटकम बजट बोलोगे कोविड वैक्सीनेशन का, तो हम बोलेंगे हमने इतने करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी इतना खर्चा करके। आउटकम बजट आप प्रधानमंत्री आवास योजना का बोलोगे तो बताएंगे हमने इतने गरीबों के घर बना दिए। आप आउटकम बजट अगर निकाल के दोगे हर घर जल नल योजना का, तो सर हमने इतने घरों में ये चीज पहुंचा दी। सो दैट इज द आउटकम बजट। गिलेटाइन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कट मोशंस, जब ग्रांट्स को गवर्नमेंट कम करती है, जब ओपिनियन डिफरेंस हो कि हाँ नहीं इसके लिए। जैसे क्या होता है कहीं पे भी बाढ़ बाढ़ आती है ना, तो वो स्टेट गवर्नमेंट सीधे 10,000 करोड़ मांगती है। तो इसे कैसे दे देंगे हम आपको? ठीक है हम आपको हेल्प कर रहे हैं बट आप सोचो कि बस पैसे ही देते जाएं, वो नहीं चलता। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड पता है अब अपने को। एंड पब्लिक अकाउंट, फंड फ्लोज वेयर गवर्नमेंट इज एक्टिंग एज अ बैंकर। प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स, बराबर। हेलो? ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वाले एमसीक्यूज जरूर करिएगा। इसमें छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं, मैंने क्लास में करवाए हुए हैं आप लोगों को। ये प्रैक्टिकल्स आप जरूर इसको इम्पोर्टेंट लगा के रखिएगा। यहाँ पे क्या टेक्निकली छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। स्पेसिफिक रीजन था कि मैंने कुछ भी छंटनी नहीं करी इसलिए आपको मॉड्यूल से पढ़ाया। बट मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ये 24 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके रखें। आपका क्वेश्चन का आंसर इसी में था बेटा, वेज एंड मीन्स में। आया? ये प्लीज आप कहते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराना, तो 24 क्वेश्चन आप प्लीज इंपॉर्टेंट में मार्क करके रखना। यहाँ आके आपका मेरा पब्लिक फाइनेंस हो गया कंप्लीट। अब बचता क्या आपका मेरा मनी थ्योरी। सर मनी थ्योरी शुरू कर लेते हैं अपन लोग। कोशिश करके आज थोड़ा सा कर लेते हैं। आई, मस्ती कर रहा है ये तो। बोलता हाँ आईएमपी दे दो एग्जाम के बाद कर लेंगे। मतलब ये क्वेश्चंस पता क्या, जैसे मैंने स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस भी आपको आपके ऐप में दिए हुए हैं ना, तो हाँ आएंगे वो। बनाए ना मैंने, आ रहे हैं। बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि जरा उसको बहुत सिंसेरिटी से फॉलो करते रहना।
करें, शुरू करें। चलो, मनी थ्योरी के अंदर सबसे पहले फर्स्ट, इधर भी वही सिस्टम है जैसे इंटरनेशनल रेट में था, पहले थ्योरीज आएंगी फिर कॉन्सेप्ट्स आएंगे। पब्लिक फाइनेंस में भी सबसे पहले रिचर्ड मसग्रेव की थ्योरी आई फिर कॉन्सेप्ट्स आए। मनी थ्योरी में भी ऐसा ही होगा कि पहले थ्योरी आएगी कि पुराने जमाने से उन्होंने क्या क्या कहा है और फिर उसके कॉन्सेप्ट्स आएंगे। सबसे पहला सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी? So money is a medium of exchange, a store of value, standard of deferred payments, unit of account, and issued by an authority. So basically money is that. तो पहले तो मनी, पहले बार्टर सिस्टम चलता था बट देर वॉज नॉट प्रॉपर कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट द मनी got into existence. Earlier it was precious metals, then it got into currency notes because precious metals also became too tight to, matlab too bulky to handle. So because of that the money came into existence. And what are the features of money? Easily recognizable, divisible without losing value, non copyable, durable, specifically identifiable, correct, and has got a legal authority. ये कुछ फीचर्स थे। उसके बाद एक था फियाट मनी। फियाट मनी इज मनी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक एंड एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक बेस्ड ऑन द ट्रस्ट दैट यस दिस इज द मनी इशूड बाय अस। सो इट डज नॉट हैव अ गोल्ड बैकिंग as early as the earlier currency used to have, fiat currency, and it came into existence from 2008 आफ्टर द सब प्राइम क्राइसिस ऑफ अमेरिका। 2008 में जो परेशानी हुई थी सब प्राइम क्राइसिस, उसके लिए। बराबर। आ गया। अब इसको मनी सप्लाई, हाँ ये रहा। सर पैसा क्या है, क्या काम करता है? ये रहे फंक्शन ऑफ मनी। यूनिट ऑफ एक्सचेंज, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, बेसिस ऑफ प्राइसिंग मैकेनिज्म, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्यूचर एसेट लायबिलिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू विद परफेक्ट लिक्विडिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। ये रहे इसके फीचर्स। जनरली एक्सेप्टेड, ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, डिफिकल्ट टू कॉपी, काउंटरफीट, relatively scarce, portable or easily transportable, possessing uniformity and divisible into smaller parts without losing its value। ठीक है। अब मनी डिमांड के अंदर जो थ्योरीज थी वो तीन थी हमारे सामने। अब फटाफट जरा उसको रिवाइज करें, बहुत ज्यादा अंग्रेजी के बगैर पहले अपन कॉन्सेप्ट से चले। सर क्लासिकल अप्रोच, नियो क्लासिकल अप्रोच एंड कीन्स थ्योरी। क्लासिकल अप्रोच के बाद थी नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल का एक और नाम था कैम्ब्रिज अप्रोच। कैश बैलेंस तो तुम्हारे कीन्स थ्योरी के इम्प्रोवाइजेशंस हैं। क्लासिकल अप्रोच थी फिशर की दी हुई क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कि टोटल पैसा कितना है, तो टोटल पैसा कितना है वो एम वी इज इक्वल्स टू पी टी है। एम इंटू वी इज इक्वल्स टू पी इंटू टी। M is money in circulation, V is velocity, P is price and T is number of transactions. बाद में this was improvised to include the banking system also. So MV is equals to, sorry, हाँ MV plus M dash V dash is equals to PT। हेलो, याद आया? और ज़्यादा डिटेलिंग करना है या कॉन्सेप्ट यही है? कॉन्सेप्ट यही है। तो आपको छोटे छोटे वो फिर इसमें बोलते ये बढ़ा दूँ तो कितना मिलेगा, वो बढ़ा दूँ तो कितना मिलेगा। एम वी इक्वल टू पी टी का क्वेश्चन जहाँ तक मुझे मालूम है सितंबर एग्जाम में आया था। डिड एनीबडी अपीयर, मतलब रिपीटर्स में से बता सकते हैं एम वी पी टी वाला क्वेश्चन आया था क्या एग्जाम में?
मुझे है कि आया था। नंदिनी साहू सेज यस आया था। आप भी क्वेश्चन पेपर देखना। हाँ, देवांश प्रियांशिया सिंह आया था, मेरे को याद है। उनने एमवीपीटी दे दिया था और कुछ एक मिसिंग फिगर निकालना, बैलेंसिंग फिगर ऐसा कुछ निकालने को दिया था उन्होंने। आप लोग ने क्वेश्चन पेपर अभी तक देखा नहीं है क्या? अच्छा, एम का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या? हाँ मतलब वो एम इन्होंने टच जरूर किया है उससे। मेरे को अब ये नहीं याद है कि प्रैक्टिकल पूछा थ्योरी पूछा, बट दे आर आस्किंग, ये मैं बोल रहा हूँ। गुरांगी याद दिला रही है कि ये क्लास में भी करवाया था आपने। हाँ वो 25,000 करोड़ वाला, अब याद आया मेरे को। हाँ वो जो ट्रांजैक्शन नहीं था, वो करोड़ वाला था, 25 लाख या ऐसा कुछ, 25,000 करोड़ ऐसा कुछ था। हाँ वो मेरे को याद है। अब याद आया, मेरे को भी स्ट्राइक तो हो रहा था कि करा है अपन ने। तो दैट इज एम वी इज इक्वल टू पीटी ओरिजिनली गिवन बाय अरविंग फिशर। अच्छा, इसके कंक्लूजन क्या थे? मनी इज फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस। यहां तक कभी भी अकल नहीं आई थी कि प्रिकॉशनरी और वो सब कुछ। और ट्रांजैक्शन किसका, एक व्यक्ति का या सबका? सबका। तो इंडिविजुअल डिमांड ऑफ मनी वॉज नहीं था यहाँ पर। फिर जब हम बाद में आए सेकंड वाले पे, नियो क्लासिकल पे, वहां आकर हमने देखा कि इंडिविजुअल डिमांड फॉर मनी जो थी वो आई एम डी इज इक्वल टू के पी वाई। एम डी इज मनी डिमांड, के इज कैम्ब्रिज कांस्टेंट, पी वाई इज मनी इनकम। हाँ या ना? एम डी इज इक्वल्स टू के पी वाई। याद आया क्या? ओके। हम्म। एम डी इक्वल्स टू के पी वाई पढ़ा? तो एम डी इक्वल्स टू के पी वाई का कंक्लूजन क्या मिला तुमको? हम्म। मनी इज देयर फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी पर्पस। हाँ या ना? So money is there for transaction and precautionary purpose. बराबर? And then you went to the Keynes theory of demand. Now Keynes theory of demand say money is not only held for transaction purposes or precautionary purposes. It is held for three things: transaction purpose, precautionary purpose, and speculative motive. Transaction motive, precautionary motive, and speculative motive. Yes or no? So what does that shows? So transaction, precautionary, and speculative. इसके अंदर ये बात कर रहे थे वो कि ट्रांजैक्शन मोटिव विल बी डिसाइडेड बाय योर मनी इनकम, प्रिकॉशनरी मोटिव विल बी डिसाइडेड बाय योर tendency and your risk taking ability, and speculative motive is based on what? Sir, it based upon the interest rate and opportunity cost of money. Sir, if you have money in hands and the market rate is high, so there are two rates: normal rate, government risk free rate, and critical rate. ऐसा कुछ याद आ रहा है? So what happens when there is a normal rate? It gives you
when there is a normal rate, it gives you an idea that how the market is going on. Critical rate is ये minimum rate है, इससे नीचे नहीं जाऊंगा, and risk free rate is कि इससे ये तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे भी मिल जाता है. So now if you have money in your hands and the market rate is very high, what should you do with your money? You should invest in market or invest in bonds. Invest in bonds. Why? Because when the market rate comes down, everybody will go to bonds, and when everybody goes to bonds, the market rate will come down and the price of bonds will increase. So you will get interest as well as capital appreciation. Hello. And when the market rate is not very good and you have money in hands, so should you invest in market or should you hold cash? Sir, I will hold cash so that when there is a problem, there is an increase in the market rate, I should be able to take the best use of opportunities available in the market. हाँ या ना? ये चीज समझने में कितनी मेहनत लगी थी हम लोगों को, और अभी हम उसको रिवाइज कर रहे तो कितनी फटाफट हो रहा है. उसमें खासकर एक डायग्राम था, वो सिंगल पर्सन और मल्टीपल पर्सन का एक साथ. वो आपको समझ में आता है कि नहीं आता? ये वाला इंडिविजुअल कर्व एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर ऑल ऑफ देम. और मैंने आप लोगों को एक वो भी बताया था मैंने आपको, एक डायग्राम दिया था मैंने, जो पीपीटी प्रिंट दिया था उसमें एक डायग्राम था, उसमें तीनों स्टेजेस का एक साथ था. ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी पैरेलल थे वाई एक्सिस के, और एक्स और वाई एक्सिस कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग था स्पेक्युलेटिव मोटिव. ये वाला करेक्ट, वो जो पीपीटी का प्रिंट आउट है उसमें है वो. है याद? ओके. तो कीन्स का स्पेक्युलेटिव मोटिव तक अपन आ गए थे. अब कीन्स की स्पेक्युलेटिव मोटिव के अंदर 3 वेरिएशंस उसने करे थे, वो अब अपन लोग 2 मिनट बच रहे हैं, कल लेते हैं उसको. कल मेरे ख्याल से यहाँ तक हो जाएगा, और सेकंड और थर्ड तो फटाफट हो जाएंगे आपके मेरे इसके अंदर. सेकंड में इसकी समरी शीट यूज करी कि नहीं तुमने? ये वाली, ये नोट्स में पीछे 2 पेज है, वो पूरा फर्स्ट यूनिट रिवाइज हो जाता है, हर चीज है उसके अंदर. सेकंड यूनिट में है मनी सप्लाई और थर्ड यूनिट में है मॉनेटरी पॉलिसी. वो अपन लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? सो मोर और लेस वी शुड बी एबल टू ड्रॉ कर्टन्स टुमारो, मतलब कल अपन कंप्लीट कर लेंगे. और उसके अंदर जरूरत पड़ी तो आप वो देख लेना. नेशनल इनकम सबसे आखिरी में क्या था, और प्रैक्टिकल्स जैसे बिटिया का कहना था सर करने, प्रैक्टिकल्स मैंने सारे कराए हैं आपको स्टडी मटेरियल के, वो आपके वीडियोस में हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, और उसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस भी हैं. कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कल कर लेंगे, बट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन बहुत ज़्यादा है नहीं नेशनल इनकम में. जीडीपी, जीएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. अब उसके अंदर का समझाने में टाइम लगता है, अभी मेरे को बताना है, सिर्फ करके आपको देखना पड़ेगा. और फिर उधर जब आप जाओगे तो आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, और y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, सी को a प्लस बी वाई प्लस आई, फिर प्लस g प्लस एन एक्स नेट एक्सपोर्ट्स, और फिर वो a प्लस बी वाई के साथ खेला है उन्होंने बहुत देर तक बैठ के. वो आपने मैंने करे हैं सारे प्रैक्टिकल्स क्लास में, एक एक सॉल्व करे हैं. सो प्लीज, नहीं इजी है अक्सर अगर प्रैक्टिस की हुई है अपन ने न्यूमेरिकल की, नहीं तो फिर वो समझ ही नहीं आता शुरू कैसे करना है. तो वो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा. जी कल लेते हैं बेटा, कल ले लेते हैं. ऋषिका का क्वेश्चन है स्पेक्युलेटिव मोटिव इनमें से कौन सा होगा? होल्डिंग मनी फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, होल्डिंग मनी फॉर फ्यूचर प्राइस चेंज इन फाइनेंशियल असेट्स. मेरे हिसाब से आंसर ऑप्शन 1 होना चाहिए. ईपीएल में है. चारों सेम लगते हैं. ट्रांजैक्शन अप्रोच होता है, ट्रांजैक्शन मोटिव. ऐप में दोनों आंसर कैसे हो सकते? कोई एक ही होगा ना. ऋषिका गजब ही करती है ऋषिका, बोलते फर्स्ट वाला ही है ना.
फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। देख ले बेटा, कल और है, पूछ लेना। वो बोल रही है एक में आंसर ए था, एक में आंसर बी है। ऐसा नहीं है, कल और देख ले बेटा, कल पूछ लेना पहले। हाँ, दो सिमिलर होंगे और जरा सा अंतर होगा उसके अंदर, हाँ ये जरूर होगा। हाँ, ऑप्शंस डिफरेंट है, मैंने बनाए हैं क्वेश्चन, मेरे को मालूम है, मैंने वो, हाँ लगते सेम है पर वो आंसर अलग अलग है, बहुत बारीकी से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। ऋषिका बिटिया, दोनों क्वेश्चन वापस पढ़ के देखना। मतलब ये करते करते तुम एक दो बार तो मुझे कोस ही देते होगे कैसे क्वेश्चन बनाए हैं। हाँ नहीं, वो अच्छा लगता है, मतलब वो अप्रोच रखनी पड़ती है वैसे कि नहीं यार, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। अगर आप सोचो हम इरिटेट ही होते रहेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है।